दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि P-8I जैसे मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब से चाइनीज नेवी के जहाज और सबमरीनों के एक्टिविटी इंडियन ओशन के अंदर बढ़ा है, तब से इंडियन नेवी को इस तरीके के लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों का आवश्यकता भी बढ़ा है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से काफी बड़े मात्रा में P-8I जैसे सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को जहाँ पे अमेरिका से खरीदा गया है, तो वहीं पे कुछ और ऐसे एयरक्राफ्टों को भी नेवी के द्वारा खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में इस तरीके के P-8I जैसे एयरक्राफ्टों के लिए इंडिया को और अमेरिका के ऊपर निर्भर होना ना पड़े, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि भारत के द्वारा भी अपने खुद के P-8 जैसे ही एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक DRDO फिलहाल ऐसे एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर पार्टनरों का तलाश कर रहा है, ताकि इस डेवलपमेंट को आसान करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी तेज रफ्तार किया जा सके। मीडिया रिपोर्टों में कंफर्म किया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन C295 एयरक्राफ्टों के बेस पे इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसके कुछ सिस्टम्स और सब सिस्टमों के डेवलपमेंट के लिए DRDO डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर का तलाश कर रहा है। और दोस्तों ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि DRDO असल में इस तरीके के एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि दो अलग एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके काम कर रहा है, जिनमें सबसे पहला तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मल्टी मोड मैरीटाइम एयरक्राफ्ट होगा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और मैरीटाइम ऑपरेशंस को जहां पे मजबूत करेगा, तो वहीं पे इंडियन नेवी के लिए मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेशन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी के लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और रिकॉनेशन मिशन में मदद कर सकेगा। और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए DRDO को कई तरीके के एडवांस सेंसर्स को डेवलप करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उन सेंसर्स को C295 जैसे एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ऐसे महत्वपूर्ण सेंसर्स में सबसे पहला नाम आता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि DRDO इन एयरक्राफ्टों के लिए एक ऐसा एडवांस रडार का डेवलपमेंट करना चाहता है जो कि ट्रेडिशनल रडारों के मुकाबले में काफी आगे हो और नेवी को एक बेहतरीन सर्वेलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे। और दोस्तों ऐसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों में बताया जा रहा है कि एक एस बैंड रडार मतलब 224 गीगाहर्ट्ज वाला एक प्राइमरी सर्वेलेंस रडार रहेगा, जो कि करंटली एम्बेरियर के EMB-145 एयरक्राफ्टों के बेस पे जो इंडियन एयरफोर्स के लिए नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्टों को बनाया गया है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन रडारों के जो वेरिएंट नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों के लिए बनाया जाएगा वो स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ताकि एयर टू सी सर्वेलेंस को बढ़ाया जा सके, मतलब समुद्र के सतह के ऊपर तैरने वाले ऑब्जेक्टों को ये आसानी से डिटेक्ट कर सके। और दोस्तों इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए DRDO एक ऐसा डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर का तलाश कर रहा है जो कि ऐसे इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज तो रखता ही है, साथ में इस तरीके के इक्विपमेंटों को जल्द से जल्द प्रोड्यूस कर सके। फिलहाल रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे 15 एयरक्राफ्टों को तो अवश्य बनाया जाएगा, जिनमें से 9 एयरक्राफ्ट असल में इंडियन नेवी स्पेसिफिक वेरिएंट होगा, मतलब नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी के जो 6 एयरक्राफ्ट है वो शायद इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हो। पर एक बात इससे दोस्तों साफ हो गया है कि इंडिया को जो बड़े मात्रा में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब DRDO स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे कि आने वाले समय में विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने का उतना आवश्यकता नहीं रहेगा। फिलहाल ऐसे पेट्रोल एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत संपूर्ण रूप से रशिया और अमेरिका के ऊपर निर्भरशील है। और आप लोगों को बता दूं कि पहले भारत के द्वारा इल्यूजन 38 और TU-142 जैसे एयरक्राफ्टों को जहां पे रशिया से खरीदा गया था, तो वहीं पे अब इन रशियन प्लेटफॉर्मों को अमेरिकी बोइंग P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में करीब करीब 12 ऐसे P-8I एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा चुका है, जिसे कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और सोफिस्टिकेटेड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। और इन एयरक्राफ्टों के पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी है, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी बढ़ा है। और दोस्तों चाइना के बढ़ते हुए प्रेजेंस को देखते हुए इंडियन नेवी के द्वारा शायद और 6 ऐसे P-8I जैसे एयरक्राफ्टों को अमेरिका से परचेस किया जाए। हालांकि फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में ये 6 एडिशनल एयरक्राफ्टों को लेकर जहां पे चर्चा हो रहा है, तो वहीं पे 15 एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए बनाने को लेकर भी पैरेलली तैयारी किया जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि शायद ये 15 एयरक्राफ्ट केवल मात्र शुरुआत हो, और इस तरीके के मीडियम मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों के बाद शायद भारत के तरफ से लॉन्ग रेंज के पेट्रोल एयरक्राफ्टों को भी तैयार किया जाए। अब दोस्तों भारत ऑलरेडी नेत्र एवेक्स के मार्क 1 और मार्क 1A वर्जन को जहां पे बना चुका है, तो वहीं पे मार्क 2 वर्जनों को बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट के अंतर्गत भी काफी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदने का तैयारी किया जा रहा है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत में ही बनेगा। तो ऐसे में ये मीडियम मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों के बाद संभावित
संभावनाएं काफी अधिक है कि भारत के द्वारा बड़े एयरक्राफ्टों के बेस पे कोई लॉन्ग रेंज के एयरक्राफ्ट को भी तैयार किया जाए जो कि P8I जैसे एयरक्राफ्टों का बराबरी कर सके। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को इंडिजीनियस तरीके से पूरा करने के लिए DRDO के तरफ से काम किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के आवश्यकताओं को भी अब बड़े मात्रा में स्वदेशी हथियारों के द्वारा पूरा किया जाएगा। खास करके इंडियन आर्मी के जो सब मशीन गनों की जरूरत है वो अब स्वदेशी ASMI सब मशीन गनों के द्वारा पूरा करने को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से अपना कदम उठाया जा चुका है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से करीब करीब 550 इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ ASMI 9x19 मिलीमीटर के सब मशीन गनों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जो कि लोकेश मशीन लिमिटेड कंपनी की तरफ से निर्माण किया जाएगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी इसके लिए करीबन 4.6 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। और दोस्तों ASMI जैसे स्वदेशी सब मशीन गनों के लिए यह सबसे बड़ा ऑर्डर है, जो एक तरफ भारत को आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, साथ में इंडियन आर्मी की क्षमता को भी वृद्धि करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ASMI सब मशीन गन है ये 9x19 मिलीमीटर के कैटरेज का इस्तेमाल करता है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसमें 9x19 मिलीमीटर के पैराबोलम कैटरेज का उपयोग किया जाता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन कैलिबर है और ये इंडियन आर्मी और इंडिया के अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले एमुनेशन है। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के जो कैलिबर है या फिर कहे तो कैटरेज है वो असल में काफी बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और ये काफी अफोर्डेबल है बोल के भी कई सारे देशों के आर्मी की तरफ से सब मशीन गनों में ये कैलिबर को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। और इंडियन आर्मी में भी लंबे समय से इसी कैलिबर के सब मशीन गनों का उपयोग किया जा रहा है। इवन आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो ASMI है ये असल में सब मशीन के साथ साथ मशीन पिस्टल कैटेगरी में भी जाता है और इसका डिजाइन डेवलपमेंट संपूर्ण रूप से भारत में ही हुआ है। इसका डिजाइनर इंडियन आर्मी के ही लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोल है, जिनके तरफ से काफी रिसर्च के बाद ही इस गन को तैयार किया गया है। और फिलहाल इन गनों को मैन्युफैक्चर करने का जो जिम्मेदारी है वो लोकेश मशीन लिमिटेड को दिया गया है। आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये गन काफी सस्ता और काफी अफोर्डेबल गन है और रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के हर एक गन का कीमत करीबन $685 या फिर कहे तो 50,000 रुपीज के आसपास है। वजन में हल्का और काफी कॉम्पैक्ट होने के कारण इन गनों को टैंक क्रू, हेलीकॉप्टर क्रू, इवन आर्म फोर्सेस के अन्य सिपाहियों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ऐसे गन का जो एम्प्टी वेट है वो केवल मात्र 1 किलो 700 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के दरमियान है। और खाली वजन में ही हल्का नहीं है बल्कि ये जो हथियार है ये काफी कॉम्पैक्ट है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसके स्टॉक को अगर फोल्ड किया जाता है तो इसका लंबाई केवल मात्र 382 मिलीमीटर और स्टॉक को अगर एक्सटेंड किया जाता है तो इसका लंबाई करीबन 612 मिलीमीटर है। और इसका बैरल लेंथ करीब करीब 6.5 इंच मतलब 170 मिलीमीटर से लेके 7.2 इंच मतलब 180 मिलीमीटर के दरमियान है। और ये गन करीबन 600 राउंड पर मिनट के रफ्तार में एमुनेशंस को दाग सकता है और इसका जो इफेक्टिव रेंज है वो करीब करीब 100 मीटर के आसपास है। हालांकि दोस्तों अगर मशीन गन या फिर अन्य हथियारों के साथ इसे कंपेयर किया जाता है तो इसका रेंज काफी कम है, लेकिन सब मशीन गन के कैटेगरी में इस रेंज को एक बेहतरीन रेंज माना जाता है। बेसिकली इस तरीके के गन को आर्म फोर्सेस के उन अधिकारियों को दिया जाता है जो कि काफी कॉम्पैक्ट जगह में अपने काम को अंजाम देता है, खास करके हेलीकॉप्टर क्रू और टैंक क्रू जो कि बड़े गनों को कॉम्पैक्ट जगह में ऑपरेशंस के कारण कैरी नहीं कर सकते। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो गन है ये उनके लिए काफी बड़ा हथियार है, क्योंकि इससे वो अपने जीवन का रक्षा तो जहाँ पे कर सकते हैं, साथ ही साथ दुश्मन के ऊपर धावा भी बोल सकते हैं। इवन दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि सब मशीन गन होने के बावजूद भी इसमें जो मैगजीन का उपयोग किया जाता है वो करीब करीब 33 राउंड को कैरी कर सकता है, मतलब काफी बेहतरीन फायर पावर इन गनों के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। और शायद यही कारण है जिसके वजह से इनिशियल बैच में करीबन 550 ऐसे गनों को खरीदने को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से तैयारी किया जा रहा है। जबकि मेरा मानना यह है कि गनों का ऑर्डर आने वाले समय में और बढ़ेगा और इंडियन आर्मी की तरफ से और अधिक मात्रा में इस तरीके के गनों को परचेज किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके के गन से भारत अपने आप को कितना क्षमताशाली कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।